नमस्कार, प्रणाम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंटो की जीवनी को देखे थे। आज हम लोग उन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी तोबा टेक्सिंग पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तरों की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिसके अभिभावक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए, और जो बाकी थे उन्हें सीमा पर रवाना कर दिया गया था यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोज़ाना बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागले से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़ी शैतानी अकर के फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और अचेत हो गया। कुछ पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। इसमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था कि वे फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का क्यों विभाजन हुआ और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई नतीजा नहीं निकल सकते थे। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण है कि पागलखानों में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था उस ऊहापोह में थे कि वे पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि वे कुछ अर्स पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन बरखत पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था। सिपाही ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वह और भी ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MMC पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग, बाकी एक खास रौस पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। एक दिन तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर
दफेदार के हवाले कर दिए और नंगे धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई आदत छेड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगल में घोषणा कर दी कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों खतरनाक पागल करार देखकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहम्मद की तरह मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में वह भी उसको भुला नहीं था। चुनाचे वह उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े में कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वह दिल छोटा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। वह हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है, मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल में कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए तो उसको बड़ा दुख हुआ कि वे छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागलखाने में उनकी हैसियत किस तरह की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा कि नहीं, क्या उसे डबल रोटियां बनाम डबली इंडियन चपाती जो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागलखानों में दाखिला हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर समय उसकी ज़बान में अजीब गरीब शब्द सुनने आते थे। ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बोधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन। वह दिन में सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे अरसे में वह एक क्षण के लिए भी न सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियाँ अभी फूल गई थी, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों की चर्चा होती थी तो वह ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी गंभीरता के से जवाब देता था, ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बोधियाना दी, मूंग दी, दाल दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टैक्सिंग ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है, कहाँ के रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझन में फंस जाते थे। सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर में जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब हो जाएंगे। एक दिन पागल के केस छिद्रे होकर थोड़े ही देर रह गए थे। चूँकि वह बहुत कम नहाता था, दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वह आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 वर्ष में
उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागलखाने में जो पुराने नौकर थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक्सिंग में उसकी कोई ज़मीन थी, अच्छा खाता पीता ज़मींदार था। अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदारों लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर लाए और पागलखाने में दाखिला करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह क्रम चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में की गड़बड़ शुरू हो गई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक्सिंग कहते थे। उसे बिल्कुल यह मालूम न था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन हर महीने जब उसके सज्जन और संबंधी उससे मिलने आते तो उसे अपने आप को पता चल जाता था। चुनाचे वह एक दफ़े दार से कहता कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर पर तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े को जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूँ सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो यह चुप रहता या कभी कभी ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बोधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी, लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की से जो हर महीने एक अंगुल बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी, बिशन सिंह उसे पहचानता नहीं था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई और मुलाकाती भी नहीं आते। पहले तो उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह दिन उससे पूछता कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है तो वे निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका विचार था कि टोबा टेक्सिंग ही से आते हैं जहां उसकी ज़मीन है। पागलखाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले कहा लगाया और कहा वह न पाकिस्तान में है और न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने कभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कोई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वह उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वह बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बोधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी, बाहे गुरु दी खालसा एंड बाहे गुरु जी फतह, जो बोला सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक्सिंग का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फलुजुद्दीन है। बिशन सिंह ने फलुजुद्दीन को एक नज़र देखा और बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने
कि तुम्हारी बेटी रूपकौर। वह कुछ कहते कहते रुक गया। भीषण सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूपकौर। फलूजुद्दीन ने कुछ रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उसके साथ ही चली गई थी। भीषण सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और बाधवा सिंह ने से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फलूजुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंस जो वे छोड़ गए थे उसमें एक ने कटा दिया है, दूसरी के कटी हुई थी पर वह 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना हर वक्त तैयार हूँ। और यह तुम्हारे लिए थोड़े से भोरपंडे लाया हूँ। भीषण सिंह ने भोरपंडे की पोटली को लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फलूजुद्दीन ने पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है? तोबा टेक सिंह, उसने तनिक आश्चर्यजनक से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। भीषण सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फलूजुद्दीन बौखला सा गया। भीषण सिंह बड़बड़ाता चला गया। ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बोधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी टूर फिट्टे मुँह तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थीं। लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भी भरी लारियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी उसके साथ थे। बागाह के बॉर्डर पे दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों के से निकालना और उसको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे, जो निकलने को तैयार होते थे उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे फाड़ कर अपने शरीर से अलग कर देता। कोई गालियाँ बक रहा है तो कोई गा रहा है। आपस में लड़ झगड़ रहे थे और रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान परी आवाज़ सुनाई रही है, नहीं दे रही थी। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं जानते थे, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि अपने जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े से वे सोच समझ सकते थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ हिंदुओं और सिखों ने ये नारे सुनकर तैश में आ गया था। जब भीषण सिंह की बारी आई और जब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर भीषण सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तान सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह कहाँ है? और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बोधियाना दी, मूंग दी ऑफ तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया। देखा, तोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है। यदि नहीं गया है तो उसे तुरंत ही भेज दिया जाएगा, किंतु वह न माना। जब ज़बरदस्ती दूसरी ओर उसे ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक स्थान पर
इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब कोई ताकत उसे वहाँ से नहीं हटा सकी, क्योंकि आदमी बेजार था। इसीलिए उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और शेष काम होते रहा। सूरज निकलने से पहले स्तंभ खड़े भीषण सिंह के गले से गगनभेदी चीख निकली। इधर से उधर कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रह रहा था, औंधे मुंह लेटा था। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम ही न था, टोबा टेक्सिंग पड़ा था। धन्यवाद।